आगे हम पढ़ते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, अब हम डिटेल में देखते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल इज द टाइप ऑफ स्टेम सेल फाउंड इन द बोन मैरो विच इज़ डिराइव फ्रॉम मीजोडर्म। ठीक है, ऐसे सेल्स जो मीजोडर्म से डिराइव किए होते हैं और बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास CD38 पॉजिटिव। ठीक है, और हमारे पास CD34 ये नेगेटिव होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं, टूटीपोटेंट स्टेम सेल्स और प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के आगे दो टाइप्स हैं, टोटीपोटेंट और प्लोरीपोटेंट। जो टोटीपोटेंट है इसको आपने ऐसे याद रखना है कि इसमें टोटल पोटेंशियल होता है, मतलब ये एक स्टेम सेल बॉडी के सारे तरह के सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जो प्लोरीपोटेंट होते हैं ना, वो उनके मतलब वो मैनी टाइप ऑफ टिश्यूज़ प्रोड्यूस करते हैं लेकिन सब टाइप्स के टिश्यूज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज़ इन दी बॉडी। ठीक है, ये सारी टाइप्स के टिश्यूज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होता है, हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मैनी टाइप ऑफ टिश्यूज़। यहाँ पे मैनी आ रहा है, ठीक है, मतलब ये मोस्टली कर सकते हैं लेकिन सारे नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है। आगे हमारे पास प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 होती है वो कहते हैं कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स और कॉमन माइलोइड स्टेम सेल्स टाइप 2। जो हमारे पास लिम्फोइड स्टेम सेल्स होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे पास लिम्फोइड सिस्टम से रिलेटेड होते हैं और क्या करते हैं, हमारे पास आगे लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। जबकि कॉमन माइलोइड स्टेम सेल्स क्या करते हैं, बाकी सारी तरह के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और हमारे पास प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जो हमारे पास टाइप 1 है लिम्फोइड वाले, उनसे क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रो टी स्टेम सेल्स, प्रो बी स्टेम सेल्स और प्रो एन के स्टेम सेल्स। तो प्रो टी स्टेम सेल्स से बनेंगे टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और प्रो बी से बनेंगे बी लिम्फोसाइट्स और प्रो एन के स्टेम सेल्स से बनेंगे नेचुरल किलर सेल्स। टी लिम्फोसाइट को हम थाइमोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिवेल्प कहाँ पे होते हैं, बोन मैरो में, और इनकी जो मैचुरेशन होती है ना वो हमारे पास कहाँ पे होती है, वो हमारे पास थाइमस में होती है। ठीक है, इनकी मैचुरेशन कहाँ पे हो रही है, थाइमस में, ये याद रखना है आपने। लेकिन जो बी सेल्स होते हैं ना वो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं, उनकी मैचुरेशन भी बोन मैरो में ही होती है। टी लिम्फोसाइट्स क्या काम करते हैं, इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं और बॉडी का कोई भी, अगर बॉडी में हम फौरन सेल को डालते हैं तो उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ग्राफ्ट होस्ट के अंदर हम अगर ग्राफ्ट टिश्यू कोई भी टिश्यू ग्राफ्ट करते हैं या उसको ऑर्गन डोनेट करते हैं तो टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं ताकि टी लिम्फोसाइट्स उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय ना कर दे फ़ौरन समझ के। आगे हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स की 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, इफेक्टर सेल्स, ठीक है, रेगुलेटरी टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स। अब हम देखते हैं सबसे पहले इफेक्टर या हेल्पर टी सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस दैट हेल्प एन इम्यून रिस्पॉन्स बाय एनहांसिंग फंक्शन ऑफ अदर सेल। या क्या करते हैं, ये हमारे पास इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि दूसरे सेल्स का फंक्शन इंक्रीज हो जाता है। इनकी भी 4 टाइप्स हैं, जैसे टी हेल्पर 1 सेल्स हैं, टी हेल्पर 2 हैं, T17 है और टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स हैं। ठीक है, जो टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स होते हैं वो हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कराते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करें। ठीक है, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास बाकी ये वाले सेल्स क्या होते हैं, ये हमारे पास ये वाले सेल मैक्रोफेजेस, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट कराते हैं जब भी कोई फंगल इन्फेक्शन होगा या हमारे पास पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा तो इओसिनोफिल्स को एक्टिवेट कराएंगे और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में न्यूट्रोफिल्स को। ठीक है,
तो आगे हम देखते हैं आगे क्या है रेगुलेटरी टी सेल्स। रेगुलेटरी टी सेल्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग इम्यून रिस्पॉन्स एंड मेंटेनिंग टॉलरेंस ऑफ सेल्फ एंटीजेंस। ये क्या करते हैं, जब किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो ये क्या करते हैं, जब वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है या उसको मार दिया जाता है, तो ये वाले सेल्स आके क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्टॉप कर देते हैं कि मतलब अब उसका काम ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर ये सेल्स फंक्शनल नहीं है तो क्या होता है, हमारे पास इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो हमारे पास बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी किल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट टॉलरेंस क्या होती है, ख़त्म हो जाती है और बॉडी सेल्फ एंटीजन्स को भी फ़ौरन के तौर पे लेती है और उसको किल करती रहती है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन रेगुलेटरी टी सेल्स क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को एक लिमिट्स में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये क्या करते हैं, किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स पर्टिकुलरली। ये साइटोटॉक्सिक क्या है, तो ये मतलब किसी को किल करेंगे, ठीक है। सेल के लिए टॉक्सिक है, कौन से सेल्स के लिए टॉक्सिक है, वायरस सेल्स के लिए, ठीक है। वायरस क्योंकि सेल्स नहीं होते, तो जब हमारे पास वो बॉडी में आते हैं तो वो सेल्स की तरह काम करते हैं और ये ट्यूमर वाले सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स क्या होते हैं, ये होस्ट डिफेंसेस को इंडो करते हैं विद द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड रैपिडली एंड विगरसली फॉर मैनी ईयर्स। क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारे पास उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं और टी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि मेमोरी टी सेल्स जो होते हैं ना, जब दोबारा कोई भी इन्फेक्शन होगा, अगर प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, एक दफ़ा, तो उसमें तो उन्होंने किल कर दिया, ठीक है, फॉरेन एजेंट को। लेकिन दोबारा अगर वही बैक्टीरिया या वायरस आएगा तो मेमोरी टी सेल्स उसको डिटेक्ट कर लेंगे और जिसकी वजह से जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, और बहुत जल्दी से वो जो वायरस या बैक्टीरिया है उसको बहुत जल्दी से और बहुत तेज़ी से किल कर दिया जाएगा। आगे आते हैं नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, लेकिन इसमें CD3 प्रोटीन या CD20 प्रोटीन नहीं। CD3 प्रोटीन जो होती है हमारे पास, ये किस पे होती है, ये हमारे पास T लिम्फोसाइट्स पे होती है, ठीक है, और CD20 B लिम्फोसाइट्स पे होती है। तो हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, ये भी फॉरेन एजेंट्स या बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह को किल करते हैं, लेकिन ये हमारे पास बी या टी नहीं होते, ये अलग किस्म के लिम्फोसाइट्स होते हैं। आगे हम देखेंगे सेल लाइनेज, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉमन प्रोजेनेटर्स या कमिटेड सेल्स कौन से होते हैं। दीज सेल्स आर कमिटेड टू डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेसिफिक सेल लाइनेजेस। मतलब क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक सेल लाइनेज में डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, कमिटेड सेल्स भी कहते हैं और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लाइनेज देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल है, ठीक है। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से आगे दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर, ठीक है। दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हमारे पास जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स हैं, ये हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स बनाएंगे, वाइट सेल्स बनाएंगे और मेगा कैरियोसाइट्स या प्लेटलेट्स बनाएंगे, ठीक है। और जो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर है, ये हमारे पास क्या बनाएंगे, लिम्फोसाइट्स बनाएंगे। पहले हम देखते हैं कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर कौन कौन से सेल्स बना रहा है। तो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर से क्या होगा, बस्ट फॉर्मिंग यूनिट बनेगा, ठीक है। बस्ट फॉर्मिंग यूनिट जो होता है ना, वो सिर्फ हमारे पास इरिथ्रोपोइसिस में होता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में ये वाली स्टेज होती है। और इसके बाद हमारे पास कौन सी स्टेज आती है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये वाले सेल्स क्या आते हैं, डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास एरिथ्रोसाइट बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक रेड सेल्स बन गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट है, तो इससे हमें पता लगेगा मेगा कैरियोसाइट्स प्रोड्यूस होंगे और उससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, प्लेटलेट्स होंगे। तो यहाँ पे मेगा कैरियोसाइट्स से सीधा यहाँ पे बीच में मेगा कैरियोसाइट्स भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और वो सेल क्या एक बड़ा सेल होगा, ठीक है। उससे जो फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे उनको हम प्लेटलेट्स कहेंगे, ठीक है। तो प्लेटलेट्स में हमारे पास कुछ साइटोप्लाज्म होगा, कुछ में न्यूक्लियस का पार्ट होगा, कुछ में नहीं होगा, और बाकी सेल कंपोनेंट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, लेकिन वो कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते, ठीक है।
क्योंकि ये सेल के फ्रेगमेंट्स है, ये सेल्स नहीं है। आगे हमारे पास क्या है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट्स और इओसिनोफिल्स। इससे हमारे पास क्या बनते हैं, मोनोसाइट भी बनते हैं, ठीक है, और हमारे पास इओसिनोफिल्स बनते हैं, और ठीक है, और हमारे पास न्यूट्रोफिल्स भी बनते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इस कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है, और इससे हमारे पास दो लाइनेज बनेंगे, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैन्युलोसाइट। मोनोसाइट से हमारे पास आगे मोनोसाइट बन गई और इससे हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट से न्यूट्रोफिल्स बन गए, ठीक है। तो हमारे पास मोनोसाइट्स जो होते हैं वो कुछ आवर्स के बाद टिश्यूज़ में चले जाते हैं और हमारे पास क्या बना देते हैं, फैगोसाइट्स बना देते हैं, ठीक है, जो हमारे पास बिग ईटर्स होते हैं। तो हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स जो हमारे पास फैगोसाइटोसिस करते हैं, लेकिन ये स्मॉल पार्टिकल्स को फैगोसाइटोस करते हैं। आगे हमारे पास है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स से हमारे पास क्या बनेंगे, इओसिनोफिल्स बनेंगे जो हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस में, जैसे कि कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा, ठीक है, कोई भी एलर्जिक इन्फेक्शन होगा तो उसमें इओसिनोफिल्स क्या होंगे, ये डिग्रैन्युलेट होंगे और मास्ट सेल्स और हमारे पास दूसरे मीडिएटर्स को रिलीज़ करेंगे, ल्यूकोट्राइन्स वगैरह को, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन वगैरह कराएंगे और उसको पैरासाइट्स को किल कराएंगे। और हमारे पास आगे हमारे पास बेसोफिल बनते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बेसोफिल्स है, ठीक है। जो बेसोफिल्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में बहुत कम होते हैं, लेकिन इसमें भी हमारे पास हिस्टामिन और हेपारिन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो हिस्टामिन होती है वो इन्फ्लेमेशन कराती है और जो हेपारिन होती है हमारे पास वो क्या कराती है, हमारे पास एंटी कोआगुलेंट होता है। और जो हमारे पास इओसिनोफिल्स होते हैं ना, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, मतलब इनके ये अगेंस्ट काम करते हैं बेसोफिल्स के, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन कौन से सेल्स आते हैं, बी लिम्फोसाइट्स आते हैं, टी लिम्फोसाइट्स आते हैं और नेचुरल किलर सेल्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टी सेल्स बनते हैं तो वो सबसे पहले जो बनेंगे वो कहाँ पे बनेंगे, बोन मैरो में बनेंगे, लेकिन उसके पास ये थाइमस में जाएंगे और थाइमस में क्या होगा, ये मैच्योर होंगे और इनके ऊपर CD3 प्रोटीन्स लग जाएंगे, ठीक है। जो मैच्योर सेल्स होते हैं उनके ऊपर क्या लगे होते हैं, CD3 प्रोटीन्स होती हैं और ये हमारे पास इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद नेचुरल किलर सेल्स भी हमारे पास इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं।